प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब परिवार से कुशल पूर्वक होंगे। और अभी तक जो है आपको मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया था लिखित में। अब जो है मैं आपको ये वीडियो बना करके वही लिखा हुआ जो है रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ। तो पहला पार्ट हमने जैसे पढ़ा था अप्रैल में, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। इसमें जो है इसकी विशेषताओं के बारे में पहली है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब हुआ कि हमारे देश में कई प्रकार के विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारा देश सांस्कृतिक रूप से एक बना हुआ है। तो इसका मुख्य कारण है हमारी सांस्कृतिक एकरूपता। तो ये एक विशेषता है। धर्म की बात करें, कई तरह के धर्म हैं हमारे यहाँ। इसमें भी कई तरह के विभाजन हैं। हिंदुओं में भी जो है शैव, वैष्णव, मुस्लिमों में भी शिया, सुन्नी, सिखों में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही जैन, बौद्धों में भी जो है अलग अलग विभाजन मिलेगा। इस तरह से जातियाँ, असंख्य जातियाँ, बोली, भाषा अनेक प्रकार की हैं। तो अनेकता में एकता है। दूसरा है वर्ण, आश्रम और जाति व्यवस्था। ये भी मुख्य विशेषता है। वर्ण आश्रम व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें वर्ण का मतलब होता है रंग या कर्म या गुण, योग्यता के आधार पर समाज का जब विभाजन किया जाता था वह व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कहलाई जाती थी। जिसमें समाज में धर्म पर आधारित जो कार्य करता था पूजा पाठ का, वो ब्राह्मण कहलाया गया। देश की शासन सुरक्षा व्यवस्था जो निभाता था वो क्षत्रिय कहलाया गया। इसी प्रकार देश की व्यापार वाणिज्य, कृषि, पशुपालन का जो काम करते थे वो आपका वैश्य कहलाएगा। और इसी तरह से जिस प्रकार जो लोग सेवा का काम करते थे वो शूद्र कहलाए गए। तो इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था थी। और आश्रम व्यवस्था संपूर्ण जीवन काल, जब उसको भी 4 भागों में बांटा गया था। 0 से 25 साल तक का जो समय होता था उसमें मनुष्य विद्या अध्ययन करता था शिक्षालयों में जा कर के। इस तरह से वो ब्रह्मचर्य काल कहलाया गया। और दूसरा 25 से 50 तक का जो समय होता था वो गृहस्थ आश्रम। और इससे आगे आपका वानप्रस्थ, जिसमें आप बालक कह रहा हूँ, मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है कोशिश करता था, तीर्थाटन करता था। और उसके बाद 75 से 100 तक का जो समय था वो वानप्रस्थ संन्यास कहलाया गया, जो है जिसमें घर बार सब मोह माया छोड़ के वो चला जाता था वन की ओर। तो ऐसे जो है हमारा समाज बटा होता है। ऐसी फिर जाति व्यवस्था। हमारा समाज प्राचीन काल से जो है, जब ये वर्ण व्यवस्था हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होगी। पहले वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्म, गुण और क्षमता, योग्यता के आधार पर स्वतः ही जो है उसको समाज में स्थान प्राप्त होता है। लेकिन यही व्यवस्था जब पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई, ब्राह्मण का लड़का में अंदर जो है भले ही उसमें पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप करने के गुण नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहलाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसमें भी उच्चता निम्नता का भाव हो गया, मतलब ऊंच नीच की बात हो गई। तो यही व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। तो ये प्राचीन समय से ही जो है ये देखने को मिलती है जाति व्यवस्था भी। और इसी तरह से संयुक्त परिवार प्रणाली, हमारा जो समाज रहा है वो मिलजुल कर, हम समाज में जो परिवार का जो है एक मुख्य आधार है समाज का, वो 2 से 3 पीढ़ी के लोग उसमें निवास करते थे। दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे और हमारा अपने भाई बहन, सब मिलजुल करके एक ही रसोई का पका हुआ भोजन करते थे। तो यही व्यवस्था हमारे समाज में पाई जाती है, जिसको हम संयुक्त परिवार प्रणाली कहते हैं। इसी तरह से चौथी विशेषता है पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है परिवार का मुखिया पिता है, ठीक है। और परिवार को चलाने के, परिवार के नाम के लिए जो है पिता का ही नाम लिया जाता है, उसी के वंश का सहारा लिया जाता है। तो पितृसत्तात्मक परिवारों की हमारे यहाँ देखने को मिलती है जो है विशेषता मुख्य। और इसके बाद है धर्म की प्रधानता। हमारे देश में व्यक्ति जो भी कार्य या व्यवहार करता है उसमें धर्म और धर्म पर आधारित ज्ञान होता है, समावेश होता है हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी हो। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है कई कर्म कांडों में जो है हमारा हम करते हैं इसी धर्म की क्रियाकलाप को निभाने के लिए।
ये धर्म की प्रधानता। ऐसे ही छठा है ग्रामीण एवं कृषि समाज की प्रधानता। हमारे जो भारतीय समाज है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहा है, जहाँ की 70% जनसंख्या भारत की ग्रामों में निवास करती है और इस तरह से ग्रामीण भारत का जो में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि और कृषि पर आधारित व्यवसाय रहा है। तो ये भी एक मुख्य विशेषता हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलती है। इसी प्रकार हमारे समाज में जो है कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, ये भी एक मुख्य विशेषता है। भारत में मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जब जन्म लेता है परिवार में तो माना जाता है, हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। मनुष्य जन्म से ही हम धर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके कर्म के आधार पर ही उसका जन्म मिला, इसको भाग्य मिला है। तो ये हमारा ये इस विश्वास बना हुआ है आज भी कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे को अच्छे परिणाम मिलेंगे और अच्छा हमारा अगला जन्म होगा। तो ये भी एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है कि व्यक्ति का जो है उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। तो ये पुरुषार्थ ही 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखाया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो हमारा लक्ष्य है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति है, ये इस पुरुषार्थ के आधार पर ही होते हैं। इसी प्रकार ऋण व्यवस्था, ये मनुष्य को अपने जीवन काल में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और आपका जो है पितृ ऋण। देव ऋण जिसमें कि हम देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं और देवताओं को प्रसन्न करते हैं, देव ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण, जिसमें हम ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को जो है दान पुण्य के कार्य करते हैं और हम उनसे जो है वो करके मुक्त होते हैं ऋण। और तीसरा है जब हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, जिसमें हम माता पिता का जो हमारे ऊपर उपकार है उसको जो है हम जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हम उससे मुक्त होते हैं। तो इसे बोलते हैं पितृ ऋण। ये मुख्य है हमारे जीवन का जो है, जिसमें द्वारा हम अपने माता पिता के उपकार का अपने जब विवाह करने के उपरांत बच्चे होते हैं तो उन पे हम वो निभाते हैं। इसके बाद आती है संस्कार। संस्कार वह व्यवस्था है जिसका एक मनुष्य पाश्विक प्रवृत्तियों से जो है मानवीय प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होता है। मतलब उसमें जो जन्मजात पाश्विक प्रवृत्तियां होती हैं वो दूर होती हैं और ऐसे उनको स्टेप्स को अपने जीवन में धारण करता है जिसके द्वारा उसका शुद्धिकरण होता है। तो इस तरह से मनुष्य ये 16 संस्कारों के रूप में जो है जन्म से मृत्यु तक होता है। जैसे जन्म के समय से माता के पेट में आने से लेकर के और मृत्यु तक जो है ये हमें संस्कारों को निभाना पड़ता है। बच्चों, ये मैं बहुत जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा वो ना करना पड़े और मैं ऐसी तरह से कोशिश करूँगा आप लोगों को पे भी जो है को परेशानी ना हो लोड करने में वीडियो। और मैं भी आप लोगों को जो है इस तरह से कोशिश करूँगा और जो भी समझ में नहीं आती बात मैं अब आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से आपको वीडियो देता रहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा समझे होंगे मेरी बात। और जहाँ पे भी दिक्कत होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या वीडियो मैसेज के द्वारा मुझे भेज सकते हैं। और ये मेरी कोशिश है ताकि आप लोगों का समय का सदुपयोग हो सके, क्योंकि आने वाले समय में अभी संभावनाएं कम ही लग रही हैं स्कूल खुलने की और उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक दवाई नहीं आती तब तक जो है कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद।